नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ बड़े ज्वलंत बिंदुओं पर। जी हाँ, इतने ज्वलंत बिंदुओं को कि वो पूरी तरह से सबको उन्होंने जलाकर राख कर डाला है। उसमें कंगना रनावत भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, अखिलेश बाबू भी हैं, थोड़े बहुत राहुल गांधी तो होंगे ही। तो हम सीधे चलते हैं अपने मेहमानों की ओर, ओंकार चौधरी जी, वीरेंद्र भट्ट जी। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी को याद दिला दें कि कृपया हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए जो योगदान देना है, उसके लिए जो आप देख रहे हैं ये क्यूआर उसको क्यूआर को स्कैन करके हमारी क्राउड फंडिंग को सपोर्ट कर दें। 70% पूर्ण हो चुकी है, 30% आप शीघ्र ही कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो आरंभ करेंगे ओंकार जी से। ओंकार जी, आज नड्डा जी को लगा कि भाई सारी की सारी जो लाइमलाइट है वो योगी जी लिए जा रहे हैं, और तो उन्होंने भी ऐसा काम कर दिया आज कि चारों तरफ से उनका नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने कंगना रनावत को कहा कि आपने कैसे जो है हमारे किसानों पर रेप का और क्या था वो, हत्या का आरोप लगा दिया। वो तो जो है वो विनेश फोगाट की तरह पवित्र है। जी देखिए, अगर ये लेटर सच्चा है जो तैर ये रहा लेटर है सच्चा है, मैंने सोशल। कंफर्म कर लिया। मैं बहुत देर तक ऊहापोह में था, बहुत देर तक मैं इसमें, और मैंने 2-3 घंटे लगाए इसको वेरीफाई करने में। तो यहाँ जो लोकल हमारा जयपुर का जो मीडिया सेल है उसके पास भी सूचना आ गई है। लेकिन इतना भयंकर रिएक्शन हुआ है, इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है कि लोग बार बार उनको चैलेंज कर रहे हैं कि बताइए बताइए बताइए, लेकिन बोल नहीं रहे। लेकिन मैंने वेरीफाई कर लिया है तो सही। वो अगर सही है तो ये लेटर जारी नहीं किया जाना चाहिए था, ये प्रेस नोट जारी नहीं किया जाना चाहिए था। ये अगेन एक ब्लंडर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वैसा ही जैसा नुपुर शर्मा के समय हुआ था। नुपुर शर्मा के साथ भी बीजेपी को खड़ा होना चाहिए था, और उसमें नुपुर को अलग थलग करके उसका नतीजा क्या निकला है वो तो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया ना। भारतीय जनता पार्टी अगर जो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, पता नहीं क्या क्या ये सब चलाती रहती है पूरी मुहिम, अगर ये ना चलाती और जो उसका अपना एजेंडा है, जैसे दूसरे मोदी विरोधियों का एजेंडा है, और जैसे उनका पता नहीं किस किस के इशारे पर और प्रोग्राम पर उनके तमाम टूल किट के वो सब चलते रहते हैं प्रोग्राम। तो ये टूल किट ना चलाएं भारतीय जनता पार्टी वाले और सरकार, पर जो उनके अपने सिद्धांत रहे हैं, जो उनके अपने कार्यक्रम, जो उनकी नीतियां रही हैं, वो उसी पर रहें। और जो राष्ट्रवादी हैं, जो सही बात कहते हैं और जो दुष्प्रचार का खंडन करते हैं, उन्हीं के साथ कम से कम आप मजबूती के साथ खड़े रहें और उनका आप संरक्षण करें। इतनी सी ही तो बात है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब पिछले करीब करीब 2-2.5 साल से नुपुर शर्मा जिस तरीके से एक अज्ञातवास में है, वनवास में है, और उनके राजनीतिक जीवन का जिस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक तरीके से अंधकार में बीता है और दहशत के साए में बीता है, ये तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी सैद्धांतिक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नेता के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और जब जब वो इस बीच सुरक्षा घेरे में ही सही सार्वजनिक मंचों पर आई हैं, उनका किस तरीके से हाथों हाथ स्वागत हुआ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता और समझता होगा। ये दूसरा एक कांड हो गया है कंगना रनौत वाला। अब आते हैं उनके द्वारा कही गई बात और कंटेंट पर। उन्होंने कहा कि साहब,
3 बातें मेनली उन्होंने कही हैं, 2 तो उन्होंने तथ्य रखे हैं। तथ्य क्या है कि इस तथाकथित किसान आंदोलन में रेप हुए और हत्याएं हुई। 2 हत्याएं तो सबके सामने हैं। एक सोनीपत में हुई थी, एक कोई किसान नेता थे, शायद वो धार्मिक नेता भी थे, अपने डेरे में व्रत पाए गए थे, उनको बुलेट से जो है मारा गया था। और दूसरी कुंडली बॉर्डर पर 35 साल का जो दलित युवक था लखबीर, उसके अंग भंग करके तलवारों से निहंगों ने आंदोलन वाले मंच के ठीक सामने पुलिस बैरिकेड पर टांग दिया था। उसमें तो निहंगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसमें केस भी दर्ज हुआ था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इससे इनकार करेगा कि हत्या नहीं हुई आंदोलन के दौरान? क्या वो इससे इनकार करेगा कि बहादुरगढ़ में, टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के बीच में जो कैंप लगे हुए थे, उनमें बंगाल से आई हुई एक युवती का रेप हुआ था और उसमें एक अनिल मलिक नाम के युवक को भिवानी से गिरफ्तार किया गया था और कुछ दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो अगर ये दोनों घटनाएं हुई हैं, तो फिर आप कंगना रनौत को बोलने से मना क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात जो कंगना रनौत ने कही है, वो कही है कि साहब एक बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, जिसमें चीन भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें कुछ और ताकतें भी शामिल हैं। अरे भाई, कंगना रनौत को छोड़ दीजिए। अभी 4-5 दिन पहले राकेश टिकैत ने क्या कहा है? राकेश टिकैत ने सीधे सीधे कहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टरों का मुंह अगर लाल किले की तरफ ना होकर के संसद भवन की तरफ होता, तो उस दिन दिल्ली में करीब 25 लाख किसान थे। जो बांग्लादेश में हुआ है वो तो उसी दिन हो गया होता। ये राकेश टिकैत लगातार मुंह से बाहर बाहर बोल रहे हैं। क्या कार्रवाई की आज तक आपने? दूसरे, महाराष्ट्र में कोई संत जो हैं वो कोई बयान देते हैं, उनका सिर कलम करने वाली जो सनक है वो उत्तराखंड में भी सुनाई देती है। वो छतरपुर में थाने पर पथराव के रूप में भी सामने आती है। नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में उदयपुर में दर्ज कन्हैयालाल दर्जी का सिर कलम कर दिया जाता है। जो मुकदमे दर्ज होते हैं, जो बाद में कार्रवाइयां होती हैं, वो होती हैं, लेकिन जो सच है, जो तथ्य है, उससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कंगना रनौत ने ऐसा कोई बयान दिया है जिसका खंडन किया जाना चाहिए या जिससे पल्ला झाड़ लिया जाना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी नहीं बन रही है। एक और बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका यूके हो, चाहे दूसरे देश हो, उनको अगर किसी देश को कोई मैसेज भेजना होता है किसी भी जरिए से, तो उनकी अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के ही 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई उनका पिछलगू या कोई मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यम से वो अपनी बात कह देते हैं। अगर कंगना रनौत कोई बात कह रही है तो इसको उसी तरीके से लीजिए ना, कि अगर आपको चीन को कोई मैसेज देना है या अमेरिका को कोई मैसेज देना है कि भाई जो गुस्ताखियां आप कर रहे हैं, जो षड्यंत्र, जो साजिशें रच रहे हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम आंखें मूंदे हुए हैं, हमें पता है आप क्या कर रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी से अमेरिका के कॉन्वॉय क्यों मिल रहे हैं जाकर के, या यहां पर दिल्ली में चाय पर क्यों बुला रहे हैं आज उमर अब्दुल्ला से भी मिले हैं। आंदोलन जीवियों को चाय पर क्यों बुला रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के गुपकार रोड पर जाकर के क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं अमेरिका के लोग, अमेरिका के दूतावास में काम करने वाले लोग? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के प्रति भारत ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टैंड लिया है, चुनाव के दौरान भी उन्होंने नाविका कुमार और सिन्हा से बातचीत करते हुए ये रेखांकित किया था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। आप टिप्पणियां करें एक देश के नाते, स्वीकार है,
लेकिन अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे मामलों में तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और 4 जून के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे और सरकार बनेगी तो हम फिर फैसला करेंगे। वो हस्तक्षेप क्या हो रहे थे? ये पन्नू का मसला उसी समय अमेरिका ने उठाया था, उसके फॉरेन डिपार्टमेंट ने उठाया था। उसी समय ब्रिटेन की एक अदालत ने कोविशील्ड को लेकर के सुनवाई शुरू की थी, और यहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों ने उस पर राजनीति शुरू की थी। जब अमेरिका बीच चुनाव के बीच में पन्नू सन्नू की बात करता है तो उसको पता नहीं है कि इसके पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, दूसरे स्टेट में जहां जहां अतिवादी विचारधारा के सिख रहते हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके से चेंज हो सकता है, आप किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं वहां बैठ करके, इस पर नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की थी। और नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा रूस की जो हुई थी, वो भी अमेरिका को एक संदेश था, और अमेरिका उसी से बौखलाया हुआ। मेरा कहना ये है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो कूटनीति हो गई, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए या उनके समर्थक, मीडिया के लोग या दूसरे लोग अगर इन देशों को एक मैसेज दे रहे हैं अपने बयानों से, अपने कंटेंट से, अपने प्रोग्राम से, उस पर आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ये तो एक टैक्टिस होती है और इसको टैक्टिस के रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ हुआ है इस पर रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं लोगों के। जी, हम चलते हैं वीरेंद्र नाथ जी की ओर। ये लगातार कुछ यू टर्न, नर्वस रिएक्शंस ये हमें देखने में आ रहे हैं कुछ दिनों से। ऐसा तो नहीं कि वाकई राहुल गांधी जो है वो इनके दिलो दिमाग में रच बस गया है और ये उससे अत्यधिक चिंतित हो गए हैं? सोचते वीरेंद्र जी? देखिए साहब, अभी जुलाई में जो लोकसभा का सत्र हुआ और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उनको बालक बुद्धि कहा, ये मेरी समझ के परे है। जो व्यक्ति ब्यूटी कंटेस्ट में भी दलित और आदिवासी तलाश रहा है, ये इतना खतरनाक एजेंडा ये आदमी लेके आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस का 1948 में महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद से लेकर के 1984 में सिख जो नरसंहार का जो इतिहास है, तो कांग्रेस की जो पुरानी स्ट्रैटेजी रही है कि अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए डोमिनेंट ग्रुप को जो है इग्नोर करो और छोटे छोटे ग्रुप को का पक्ष लो और और उनमें सुरक्षा की भावना भरो और फिर उनको ये बताओ कि तुम्हारे प्रोटेक्टर हम ही हैं। यही हुआ है, हो रहा है इस देश में, खासकर राहुल गांधी के राज में। ये पहले भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना अपने आप में हाईली क्वेश्चनेबल। इसका मतलब बीजेपी ने इस चैलेंज को पूरी संपूर्णता में और कॉम्प्रिहेंसिव आधार पे इसको अभी या तो समझा नहीं है या स्वीकार नहीं किया है, या समझा है और स्वीकार भी किया है, तो उस रूप में उसको अभिव्यक्त करने का की सलाहियत या हिम्मत जुटा नहीं पाए हैं। राहुल गांधी का ये जो मीटिंग हुई है परसों इलाहाबाद में, ये कोई ऐसी बड़ी इनोसेंट मीटिंग नहीं है। ये सारे वही लेफ्टिस्ट एनजीओज हैं जो इनके साथ हैं, जो इनकी यात्रा में इनके साथ थे, वो भारत जोड़ो भारत तोड़ो यात्रा में। और जिस अंदाज में वो बोलते हैं, तो और आने वाले दिनों में ये इस तरह की चीजें और होंगी। और जो नई बात मैं देख रहा हूँ यूपी में खास करके 2014, 17, 19, 22 ये दो लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कास्ट के एजेंडा को डोमिनेट किया था और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स सफल रही थी। लेकिन 24 में जिस तरीके से लाइक ए फोनिक्स जाति का एजेंडा फिर से खड़ा हो गया और 3 घटनाएं जो बाद में हुई। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया यूपी में, प्राइमरी टीचर्स जो 69,000 थे, उसमें कोर्ट का निर्देश कि आप ये जो लिस्ट ऑफ मेरिट को दोबारा रिवाइज करें और बैकवर्ड कास्ट की जो शिकायत है उनको अकोमोडेट करें। दूसरा मामला आया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्रीमी लेयर अमंग द एससी। और तीसरा, लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी करके जिस तरीके से इन्होंने वापस लिया, उससे जो है कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल गया कि देखो हमारे दबाव में उन्होंने वापस ले लिया। और एक जो बात कल हुई है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम को अमेंड करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस की है, और
खड़गे जी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में किया गया। बीजेपी से कोई जवाब नहीं आया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2013 में मनमोहन सिंह के समय आया था। केंद्र में ने उस समय सारे मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलाई थी। केवल 2 राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करने से मना किया था, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। और उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसने भी साथ दिया था। और बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया कि भैया ये जो पेंशन के बर्डन को कम करने का सैद्धांतिक फैसला 91 में जब इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू किए गए थे तभी लिया गया था। अटल जी के समय इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था, इसकी बहुत डिटेल स्टडी हुई थी, क्या क्या इसका इतिहास है। और 1 अप्रैल 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई थी और 2013 में कानून आ गया। तो बीजेपी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। लेकिन जब कंगना राउत बयान देती है तो तुरंत बीजेपी के अध्यक्ष का बयान आ जाता है। मुझे हैरत और ये बड़ी कृपा की नड्डा साहब ने जो उन्होंने योगी जी के बयान का खंडन नहीं किया कि साहब जो है बड़ी बहुत कृपा है साहब की कि उन्होंने योगी जी को बख्श दिया। योगी जी आप जो है सामुदायिक सौहार्द की बात कीजिए, आप गंगोजमन तहजीब की बात करिए, आप भाईचारे की बात करिए, आप दारा शिकोह की बात करिए, आप क्या क्या बातें कर रहे हैं आप। और आप मथुरा में रह करके जहाँ आला हजरत परम आदरणीय औरंगजेब साहब ने कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा था, उस जगह पे आप ऐसी बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे भाई प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। हम सबका साथ सबका विकास की हमारी स्ट्रेटेजी है। हम तो समावेशी राजनीति करते हैं। हम कोई सपा थोड़ी है जो पीडीए हैं, हम कोई कांग्रेस थोड़ी है जो जाति जनगणना की बात करें और मिस इंडिया मिस वर्ल्ड में दलित और जनजाति और बैकवर्ड तलाशे। हम इतने गिरे हुए लोग थोड़ी हैं। हम तो बहुत ऊंची राजनीति करते हैं। हम तो विश्व गुरु हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। क्या ये आप बातें कर रहे हैं योगी जी? ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब लोगों को याद करना चाहिए 16 अगस्त 1946 रमजान के मुबारक महीने में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। और बिल्कुल ये लोगों को याद रखना चाहिए। और वो रमजान का मुबारक महीना था और इंडिया में गजवाए बद्र के दिन। और भारत में पिछले 35 साल से ये फ्रॉड चलाया जा रहा है कि कश्मीर के आतंकवादी भाइयों, हम सीज फायर कर रहे हैं, रमजान के महीने में का मुबारक महीना है, आप रोजा रखें, आप नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, और इसलिए हम शांत कर देते हैं। अरे भाई जंगे बद्र की एनिवर्सरी है रमजान, जंगे बद्र की एनिवर्सरी है ईद। जंगे बद्र क्या थी ये लोगों को याद नहीं है क्या? जरा नेट पे सर्च कर ले, पूरी कहानी मालूम हो जाएगी। तो ये जो इतिहास लोग भूल जाते हैं और तो ये उनको याद दिलाने की जरूरत है कि उस समय क्या हुआ था। बांग्लादेश के बारे में योगी जी लगातार बोल रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली के नेताओं की ओर से उनके समर्थन में एक आदमी नहीं बोला, वो अकेले मोर्चा उठाए हुए हैं। आज उन्होंने फिर बोला है कि कटोगे तो बटोगे, एक आदमी नहीं बोला। और साहब बोले ना, हमारे अखिलेश बाबू बोले ना, वो कह रहे हैं कि आप पीएम की तरह बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, आज तक जो है ये प्रियंका गांधी का ड्राइवर और माली शायद रहता होगा गाजा में, तो उसके पक्ष में बयान तो आ गया। शायद वो शायद फिलिस्तीनी होगा, क्योंकि यासिर अराफात तो इंदिरा गांधी को बहन मानते थे, दिल्ली आते थे और बाकायदा गले लगा, और दोनों जो है बहुत प्रेम से मिलते थे। इंदिरा गांधी ने तो बहुत ज्यादा आवगत की थी यासिर अराफात की। लेकिन प्रियंका गांधी को ये नहीं मालूम है कि हमास को मोसाद ने ही खड़ा किया था यासिर अराफात के खिलाफ, जो आज लड़ रहा है इजरायली आर्मी से। और एक आपके ब्रिगेडियर एसके मलिक हैं पाकिस्तान के, उनकी किताब है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसका प्रीफेस लिखा है जनरल जियाउल हक ने, उसको दिल्ली में छापा है आदम पब्लिकेशन जामा मस्जिद दिल्ली ने। और जो उस कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर और जो हमास का चार्टर है, फोटोकॉपी है, लोगों को पढ़ लेना चाहिए वो क्या है। और वही चार्टर या भारत पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन का है, लश्कर तैयबा का है, पीएफआई का है, एसडीपीआई का है, जमात इस्लामी का है। और ये वो जमात इस्लामी है, कश्मीर की जमात इस्लामी, दिल्ली की जमात इस्लामी राष्ट्रीय जमात इस्लामी से आजाद है, इंडिपेंडेंट है। कश्मीर की जमात इस्लामी जो है
जमात इस्लामी हिंद का हिस्सा नहीं है, आज भी नहीं है। और यही जमात इस्लामी बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कर रही है, एक बयान नहीं आ रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ये वाकई में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा करता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या केवल नरेंद्र मोदी का काम केवल 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है और योगी जी खाली 1 ट्रिलियन के लिए हैं? अरे भाई, ये तो हार्डवेयर है। अगर राष्ट्र के नाम का सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर किस काम का? तो ये बहुत जो है, ये बहुत गंभीर विषय है। कंगना रावत ने जो इशू उठाया है वो फैक्चुअली 100% करेक्ट है, उसमें कोई फैक्चुअल इनएक्यूरेसी नहीं है। हाँ, पार्टी ये कह सकती है कि जो मौका, वक्त, नजाकत का जो उसूल है उसके अकॉर्डिंग में उसमें इन 3 मानकों के अनुसार उसमें कोई कमी हो सकता रह गई हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इन्होंने पल्ला झाड़ा है, ऐसा तो इन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में भी कम से कम 24 घंटे से अधिक का समय लिया था। यहाँ तो कुछ ही घंटों में इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ऐसा उसने क्या किया? आइए अब तो दोबारा चलते हैं हम ओंकार जी के पास। ओंकार जी, ये जो नर्वसनेस दिखाई दे रही है ये तो अब सबके सामने आ चुकी है और अब लग नहीं रहा कि एक कोई कॉन्फिडेंस बची है। एक समय ओवर कॉन्फिडेंस थी 400 पार की और अब बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखती है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी साहब, योगी जी जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और जितना फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, तो इससे तो मुझे लगता है कि हमारा नड्डा जी तो बहुत असहज होंगे, क्योंकि वो तो आज उन्होंने कह दिया कि उनका तो उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, और जो छोड़ दिया था पहले मोदी जी ने सबका विश्वास, वो भी उसमें इंक्लूड करके सबका प्रयास और कर दिया। लेकिन योगी जी का कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे कहा कि मतलब अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी कि योगी जी को कह दें कि साहब आप सामाजिक समरसता को खंडित कर रहे हैं। संजय जी, बल्कि एक बात और बताऊं, एक और बात बताऊं, उनके वक्तव्य का आज चैनल पे पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी जी ने समर्थन किया। देखिए, जो कुछ योगी कह रहे हैं उसका विरोध कोई नहीं कर पाएगा, पार्टी के भीतर कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कटु सत्य है और वो एक तरीके से सीख भी है, नसीहत भी है, सलाह भी है कि भाई जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी संविधान का नाम लेकर के, कभी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा इसका भय दिखा करके, कभी जातीय जनगणना होके रहेगी लिख लो, इस तरह के जुमले उछाल करके, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसका नतीजा भुगत चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में ही भुगता है। उत्तर प्रदेश में अगर 29 सीटें ना घटती इस बार 2019 के मुकाबले, तो बहुमत के बहुत करीब पहुंच गई थी। और जो बाकी के राज्य हैं जहां सीटें घटी हैं, ये तो उड़ीसा ने लाज रख ली, वरना इस बार शायद सत्ता में नहीं आते। वहां से जो 20 सीटें आई हैं 21 में से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ दिला दी, वरना ये जो विपक्षी गठबंधन था जिसको हम इंडिया अलायंस कह रहे हैं, वो आपको शपथ लेते हुए दिखता। जो योगी जी की बात है, योगी जी इसलिए लीड ले रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक परसेप्शन क्रिएट करने में ये पूरा इकोसिस्टम कामयाब हो गया है। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग उसके सामने मुझे लगता है कि सरेंडर कर चुके हैं। नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है? डे वन से नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि साहब 99 सीट ला करके हम तो जीत गए हैं, और 240 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हार गए हैं। और मतलब दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं
कि 56 इंच का सीना जो है वो सिकुड़ करके 26 इंच का रह गया, 36 इंच का रह गया। और मैं तो अपने लोगों को भी ये कहूंगा कि ऐसे समय आपको कांग्रेस के इकोसिस्टम के देशी विदेशी जो मोदी विरोधी हैं, उनके इस प्रोपेगेंडा में आकर के मोदी को गालियां देने के बजाय जरा अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि जब मतदान हो रहा था उस समय आपकी अपनी भूमिका क्या थी, आप कितने डेडिकेशन के साथ मतदान केंद्रों पर जा रहे थे, या मोदी की 2014 और 2019 की तरह वैसे ही वापसी हो, उतने ही सम्मान के साथ वो तीसरी बार शपथ ग्रहण करे, इसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। हम देख ही रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मोदी के समर्थक रहे हैं वो भी उस नैरेटिव के शिकार हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उस पूरे एजेंडे का और परसेप्शन का, धारणा का शिकार दिखाई दे रहा है। और यही वजह है सरकार एक फैसला लेती है, ये कांग्रेस के लोग और जितना भी इनका ये इकोसिस्टम है ये हल्ला शुरू करता है और गवर्नमेंट जो है उस फैसले को वापस ले लेती है। अरे भाई, आपके पास बहुमत है, ये आप क्यों नहीं मान करके चल रहे हैं? आपके पास 300 सीटों के आसपास हैं। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को 58,000 करोड़ रुपया दिया है बजट में। आपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को 15,000 करोड़ रुपया तो पहले ही साल के बजट में दे दिया है, और अभी तो 4 साल और बजट आना है आपकी गवर्नमेंट का। आपको परेशानी क्या है? तो ये जो वो तो कुछ कह भी नहीं रहे वो तो अपने मन में ही सोच के हलकान हुए जा रहे हैं। केवल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल और केवल आपके योगी आदित्यनाथ, कुछ हद तक हिमंता बिस्वा शर्मा और 2 और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मैं तारीफ करूंगा आज की तारीख में, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और आपके राजस्थान के भजनलाल शर्मा, जिन्होंने निडर होकर के योगी की तरह बुलडोजर चलवाए हैं पिछले दिनों। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो काउंटर करने का एक नया तरीका ईजाद करके लोगों को बताया है कि भाई ऐसे भी हो सकता है। तो लोग ये अब आजकल जो है वो डूब जाते हैं, गाड़ी पलटने के साथ साथ ये भी संभव है, डूब जाते हैं। हाँ, डूब सकते हैं, मतलब दुर्घटना तो कहीं भी कभी भी हो सकती है। नेचुरली तो आप भागेंगे और आसपास पानी बिखरा हुआ है तो वो तो खतरा सदैव है डूबने का। देखिए, मैं एक और एंकर की तारीफ करूंगा। अभी मैं कल अंजना ओम कश्यप को सुन रहा था, कांग्रेस के ही कोई प्रवक्ता थे, कुछ कह रहे थे। अंजना ने कहा कि साहब, अजमेर में जो 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ रेप जिहाद हुआ था, उसका फैसला आने में कितना समय लग गया? 32 साल लग गए। 32 साल तक उसके परिवार वाले और वो इंतजार करेंगे, ये रुकेंगे कैसे? ये जो जिहाद कई तरह के चल रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तरह तरह के रेप जिहाद शुरू हो गया है, ये कैसे रुकेंगे? ये रुक जाएंगे संजय जी जिस दिन गवर्नमेंट ये फैसला कर लेगी कि अगर उत्तराखंड में कोई मौलाना हजारों की भीड़ में सिर कलम करने का फतवा जारी करता है, ऐलान जारी करता है, उसको वहीं से घुस करके गिरफ्तार किया जाएगा और उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उसको सजा दी जाएगी निर्धारित अवधि में। जो काम मोहन यादव ने किया है छतरपुर में, ये करना पड़ेगा। जो योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, ये करना पड़ेगा। आज कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर निकल करके नमाज क्यों नहीं होती है साहब? वो जो शुक्रवार को नमाज के बाद सड़कों पर निकल करके पत्थरबाजी करने लगते थे, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि योगी ने सबका दिमाग ठिकाने पर लगा दिया है। ये बता दिया है कि अगर आपने कानून हाथ में लिया, और मैं तो याद करता हूं महाराष्ट्र में
चुनाव प्रचार के दौरान योगी जी ने कहा था कि अब तो लाउड स्पीकर की अजान के लाउड स्पीकर की आवाज भी लोगों के कानों तक पहुंचनी बंद हो गई है। ये इच्छा शक्ति से होगा, घुटने टेकने से और सरेंडर करने से नहीं होगा भाई। ये इच्छा शक्ति जी टॉप लेवल पर भी दिखाई देनी चाहिए। जी तो वीरेंद्र जी, कुछ और भी इस तरह की इंस्टेंसेस आ रही हैं। आप देखो जरा, आज जम्मू में जो सीटों का जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें क्या नाटक हुआ। पहले 44 की लिस्ट जारी हो गई, फिर हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद वो विड्रॉ हो गई, फिर 15 की हुई। तो ये ऐसा होता तो नहीं था पहले भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो नहीं याद है। आप म्यूट पे हैं। कि उसमें एक नाम सलीम भट्ट है, तो मैं तो अपनी जाति का आदमी का नाम देख के बड़ा खुश हो गया। अब तो जमाना जाति का है ना। हाँ जी, सलीम भट्ट साहब बानिहाल से है, वो बानिहाल से है। हाँ, तो मैं तो उसी में खुश हो गया। लेकिन एक बात से मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है कि जिस तरीके से जम्मू में बीजेपी के दफ्तर में टिकटों का विरोध हो रहा है, ये बात तो इट्स ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट कि जिस पार्टी के अंदर टिकटों के लिए इतनी ज्यादा मारामारी होती है, दैट्स इट्स ए वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि वहां पे आखिरकार इतनी मारामारी क्यों हो रही है। ऐसी मारामारी कांग्रेस में हमने नहीं देखी, एनसीपी पे नहीं देखी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं देखी, या जो मैडम है पीडीपी वाली महबूबा मुफ्ती साहब, उनके यहाँ नहीं देखी। बीजेपी में जो हमें देखने को मिला, अब ये किस तरीके से हैंडल करते हैं। और राम माधव साहब को वहां का इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन अभी वो शायद पहुंचे नहीं है जम्मू या श्रीनगर। तो बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत क्रूशियल है। और एक बात और भी आपको याद होगी, शायद अगस्त के महीने के शुरू में या जुलाई के लास्ट में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का था, उसमें कुछ रूल्स में अमेंड करके लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई है। आपको एग्जैक्ट डेट याद आ रही है उसकी? अभी हाल में, अभी मुश्किल से एक महीना हुआ एक दो महीने पहले तो की बात। ये दो तीन चीजें हैं। तो और जिस तरीके से रोज ये सुबह आदेश जारी करना और शाम को वापस ले देना, और जो कंफ्यूजिंग, अरे नहीं साहब, 2 घंटे के अंदर अंदर वापस हो गया था, 2 घंटे के अंदर अंदर। हाँ, तो ये सब जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। और लेकिन बस जम्मू कश्मीर से अब तक जो मुझे जो खबर सकारात्मक लगी है कि बीजेपी के टिकटों को लेकर के काफी होड़ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मनमानी हुई है वहां पे। लोग इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि खाली कंपटीशन ही मुद्दा नहीं है, कुछ ज्यादा ही वहां पे। सबसे बड़ा इशू वहां पे देवेंद्र राणा का टिकट था। देवेंद्र राणा, आपको पता हो, फारूक अब्दुल्ला के सब कुछ हुआ करते थे, वो सब कुछ। तो इसको लेकर के भी नाराजगी है ना, वो जितेंद्र सिंह के सगे भाई भी हैं, ये भी जान लीजिए आप। तो जो विरोध आप देख रहे हैं ना, वो जितेंद्र सिंह का विरोध देख रहे हैं आप। तो नहीं, अच्छा, पहली लिस्ट में कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंदर रैना, इनका सभी का नाम ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो एक तिलिस्म था कि साहब के हाई कमांड को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी जो है अब जो कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। नहीं, तो ये मैंने बात की अपने एक रिपोर्टर से, तो उसने कहा कि ये कंपटीशन कम है, ये टिकटों के बंटवारे में जो मनमानी हुई है उसका विरोध ज्यादा है वहां पे जम्मू में। ये बात एग्जैक्टली बीजेपी के भीतर इस समय जो कुछ हो रहा है उससे कार्यकर्ता और नेता बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अनुशासन से बंधे हुए हैं। मुझे ये बताइए आप, अजीत पवार आते हैं बाहर से साहब, उनकी पत्नी बारामती से चुनाव लड़ती है, हार जाती है सुप्रिया सुले के सामने। उनको भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रेम भाव से, बड़े सम्मान के साथ राज्यसभा में भेज देती है। पति जी को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है। उन्हीं पति जी को जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस से लेकर के बीजेपी का नेतृत्व वहां चुनाव प्रचार के दौरान ये कहता था कि ये चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और फिर आपने उनको सम्मान देकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। हरियाणा में
चौधरी वीरेंद्र सिंह आए थे, उनको राज्यसभा भी भेजा, उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया आपने मोदी सरकार में, वो चले गए, उनके बेटे भी चले गए। अभी किरण चौधरी आई थी, उनको भी राज्यसभा आपने सीधे राज्यसभा में भेज दिया। क्यों भाई? आपके भारतीय जनता पार्टी के इतने वर्षों से तपस्या करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं की क्या गलती है? अगर आप दूसरे दलों से आने वाले लोगों को नवाजेंगे पदों से और उनको राज्यसभा में भी भेजेंगे, उनको सम्मान भी देंगे और अपने कार्यकर्ताओं को आप छितर देंगे पीछे से, गुद्दी के पीछे, तो कार्यकर्ता हताश निराश होकर के अपने घर बैठेंगे, क्या करेंगे? और फिर जब तक ये मलाई चखेंगे बाहर से आने वाले, तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपने थोड़ा सा उन पर सख्ती की या कोई टास्क दिया और उसमें वो फेल हुए, उसके बाद वो भाग जाते हैं निकल करके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो रगड़ाई होती है एक तरह की कार्यकर्ताओं की, वैसी रगड़ाई तो कभी कांग्रेस में या दूसरे दलों में उनकी हुई नहीं है। वहां भी वो मलाई खाते थे, यहाँ भी आके मलाई ही खा रहे हैं। तो ये चीजें और ये नीति आपको छोड़नी पड़ेगी। कभी कभी किसी किसी पॉकेट में जहां आपका जनाधार नहीं है या अलग अलग जातियों के कोई कद्दावर नेता आपकी पार्टी में नहीं है, वहां आप किसी को ले लें, समझ में आता है। लेकिन साहब लेकर के आप उन्हीं को इनाम दें और अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को उपेक्षित कर दें, ये बहुत लंबे समय तक किसी पार्टी में चल नहीं सकता है। जी संजय जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि योगी जी ने जो आज बयान दिया है या जो लगातार वो बोल रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, यूपी में जो कास्ट का इशू है, जो 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 एक नई ताकत जो उसको मिली है, ये बयान उस इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं या उस इशू को एड्रेस करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे के हथियार से जाति के मुद्दे का मुकाबला करना बहुत कठिन है। अगर आपको इस मुद्दे को बोतल के अंदर डालना है तो कास्ट के मुद्दे को से निपटने के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता है। ये ठीक है, यू गेट नेशनल एंड इंटरनेशनल कवरेज बाय सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, लेकिन यूपी की जो ग्रास रूट लेवल पर जो राजनीति है, जिस तरीके से लोग बटे हुए हैं और एक नया जो विंडो ओपन कर लिया है समाजवादी पार्टी ने, और पीडीए जो है अब एक बहुत ही जो बड़ा अमूर्त सा था, वो एक गंभीर विचार लगने लगा है यूपी में, और ये सामने आ जाएगा 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से। अगर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर और कटेहरी जीत लेती है, तब तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आपने कास्ट के मुद्दे को थोड़ा काबू किया। लेकिन अभी कास्ट के मुद्दे से कैसे निपटेंगे, पहले तो सामने आएगा टिकटों का बंटवारा कैसे होता है। बस एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी अगस्त में संघ के बड़े नेता अरुण कुमार जी आए थे, मुख्यमंत्री आवास पे बैठक हुई थी। संघ में पहले इसी बात पे आपत्ति थी कि साहब संघ का नेता कैसे मुख्यमंत्री आवास जाएगा, मुख्यमंत्री को संघ के कार्यालय में आना पड़ेगा, लेकिन ये इश्यू सेटल हो गया। तो उस मीटिंग में ये तो तय हो गया है कि अब इस उपचुनाव की कमान पूर्णतया योगी जी के हाथ में ही रहने वाली है, इसमें दिल्ली से दखल नहीं होगा। लेकिन कास्ट के मुद्दे को, जाति के कास्ट मोबिलाइजेशन के मुद्दे को टैकल करने के लिए बहुत गंभीर एक मिनट में आपसे एक मिनट में थोड़ा सा आपसे इसी पे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। जो मठ है गोरखनाथ मठ, वो अर्वाचीन समय से जाति से ऊपर माना जाता है और उसमें पिछड़ी जातियों का बहुत अधिक समावेश है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी, खासकर निषादों का। जी हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नाथ परंपरा से आने वाले योगी जी को ये पता तो होगा ही ना कि ये कैसे ये सेटल किया जाता है, और ये निश्चित रूप से जो अपीजमेंट की राजनीति हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का करना चाह रहा है, उससे तो नहीं होगा। उन्होंने तो सदियों से समरसता बना के रखी है वहां पर, और योगी जी की स्वीकार्यता सभी में है, कम से कम उनके क्षेत्र में तो है ही। और अब पता नहीं अब आज की स्थिति में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। योगी जी को सब पता है, लेकिन आपके एक शब्द में सारी बात आ गई, स्वीकार्यता।
क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया योगी जी को अपना नेता, अपने परिवार का सदस्य मानने को तैयार है? आज भी भारतीय जनता पार्टी इनके पास चारा क्या है? आप देख ही रहे हैं, योगी जी ने इनको बैकफुट पर डाल दिया, आप मानिए या ना मानिए। मेरी बिल्कुल सही रीडिंग कह ये रहे हैं है कि योगी जी के सामने ये पूरी तरह से बैकफुट पे हैं और योगी जी अब अपने एजेंडे पर इनको चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं, लेकिन कास्ट के मुद्दे के ऊपर संगठन को पूर्णतया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी संगठन को योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप स्वीकार करनी होगी संगठन का कास्ट वाले इशू को सेटल करने के लिए। अभी भी लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय में जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि इसमें एक बीजेपी के गुट का भी हाथ है, ताकि योगी जी की इमेज ये बनाई जा सके कि ये बैकवर्ड विरोधी हैं। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के आने के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये घोषणा कर दी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का लेटर एंड स्पिरिट में पालन होगा, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और जो 6,800 सामान्य वर्ग के छात्र जो प्रभावित हो रहे हैं उनको भी समायोजित किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है पूर्णतया योगी जी को आपको स्वीकारता वो नहीं आई है। जब तक संगठन और सरकार का परफेक्ट इस मामले में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो योगी जी केवल अपना हिंदू का डंका बजाएंगे और जाति का मुद्दा बिना पार्टी को साथ लिए पूर्णतया साथ आए संभव नहीं हो सकता। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र चौधरी, मुझे लगता है कि इनको बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय के बाहर कोई नहीं पहचानता, ये है कौन? कोई इनको बड़ा, इनको कोई वास्तव में बड़ा बैकवर्ड नेता लाना पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और ये और अब ये लोग जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्वतंत्र देव सिंह के साथ में योगी जी की इतनी बढ़िया केमिस्ट्री चलती थी और उन्होंने रिजल्ट भी दिया आपके 2022 के इलेक्शन में, तो उनको हटाने का क्या प्रयोजन था? क्यों हटाया उनको? सर उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेचर नहीं है स्वतंत्र देव सिंह के पास, और जो भी परिवर्तन हुआ था वो हुआ था यूपी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए। आपको याद होगा, जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम करेक्ट, भूपेंद्र चौधरी विधानसभा चुनाव के पहले ही तो आ गए थे एज ए अध्यक्ष। ना बाद में आए हैं। हाँ, चुनाव तो स्वतंत्र देव चौधरी ने लड़ा। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का अपना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेचर नहीं है, वो केवल काउंसिल के इलेक्ट होते हैं। कभी उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की नहीं है। रहने वाले झांसी के हैं, रहने वाले मिर्जापुर के हैं, नहीं जालौन के सब मूल निवासी मिर्जापुर के हैं। अच्छा, मूल निवासी मिर्जापुर के, और उनका मूल नाम भी कांग्रेस सिंह है, स्वतंत्र देव सिंह नहीं है। अच्छा, उनका नाम भी कांग्रेस। आइए चलिए अब दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। कई सारे प्रश्न आ चुके हैं, उनको प्रश्नों को ले लिया जाता है। प्रीतम जी कह रहे हैं मोदी पास्ट यूपीएस लाइक OROP bankrupted डिफेंस बजट, दिस विल बैंकरप्ट आवर सेंट्रल बजट, सुसाइडल फॉर इंडिया, इट्स ओवर फॉर अस। नहीं, गलत है आपका सोचना प्रीतम जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रिटेन्ड है और जो 14% है उसको बढ़ा के 18% किया गया है, तो 18.5। तो ये आपका कहना गलत है कि इससे बैंकरप्सी हो जाएगी। हाँ, थोड़ा वजन जरूर पड़ेगा, लेकिन एनपीएस वाले भी देख लें भाई, एनपीएस का पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मार्केट जो है वो 20-25% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो जिसको भी एनपीएस से यूपीएस में चेंज करना है वो सोच समझ के करे। नेक्स्ट, आप कुछ ऐड कर रहे थे इसमें? मैं कह रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा फैसला है। यूपीएस में आपका ओपीएस और एनपीएस के दोनों के एलिमेंट हैं। ओपीएस में था कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगी और एनपीएस में था कि वो फंडेड होगी। यूपीएस में दोनों एलिमेंट हैं, एश्योर्ड भी है और फंडेड भी है। यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट, क्षितिज तिवारी सर, राहुल गांधी रोज रिजर्वेशन 50% कैप को ब्रीच करने की बात करता है। सर, बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं, IIT IIMs की है। बीजेपी तो वोट के लिए कर देगी।
नहीं कर सकती ना भाई। एक निर्णय आया था जनहित सम्मेलन या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो 5 जजेस की बेंच का था, जिसमें ये ईडब्ल्यूएस वाला मामला डिस्कस हुआ था। मुझे लगता है लोगों ने उसे ध्यान से पढ़ा नहीं है, इसीलिए रोज आज मैंने एक लंबा ट्वीट भी लिखा था उसके ऊपर कई लोगों ने कहा 50% तो ब्रीच कर दिया, ऐसे कैसे कर लेंगे। अरे भाई इस पे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस जो है विद इन जनरल, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो उस तरह से लोग समझते नहीं है। रिजर्वेशन की जो आपकी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक अलग ही डेवलप हो रखी है। तो संजय जी, मैं इसलिए एक बात कहना चाहूंगा जी, 50% कैप इसलिए नहीं हट सकती क्योंकि अगर आप 50% कैप हटाएंगे तो सेक्शन आर्टिकल 14 और 15 निरर्थक हो जाएंगे, और वो अब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुका है। इसलिए दिग्भ्रमित ना हो, ये 50% कैप नहीं हट सकती। ये भी इनको बता दीजिए कि पूरे देश में, देश के किसी भी राज्य में टोटल सरकारी नौकरियों की संख्या उस राज्य की आबादी की 2% से कम है। तो अगर आप रिजर्वेशन को 100% भी कर देंगे तो नौकरियों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। जो 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 नंबर ऑफ जॉब्स है वो तो वही रहेंगे। यूपी में आबादी 25 करोड़ है, लेकिन राज्य कर्मचारियों की संख्या मुश्किल से 18 लाख है, वो भी टीचर को मिला करके। तो 18 लाख कितने हुए 25 करोड़ के? अगर आपने आरक्षण 100% भी कर दिया तो 18 लाख ही रहेगा, वो 36 लाख नहीं हो जाएगा। तो ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर 50% की कैप को हटा देंगे तो सबको नौकरी मिल जाएगी। नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ जाएगी 50% की कैप को हटाने से। ये भ्रम दिमाग से निकाल दें लोग। जी, नेक्स्ट। शैलेश, day by day was losing trust in BJP after attempt to get in Mandal, got scared of BJP as a Brahmin, no more vote to BJP until Modi is PM race because it's Modi Sarkar. Modi can't support their own team being Brahmin. I don't need to support BJP or Congress. We are irrelevant due to our past. ओंकार जी देखिए कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट T20, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। जी ओंकार जी, आपके कोई रिएक्शंस? नहीं, ये अपने आप में मजेदार टिप्पणी है, इससे आगे और क्या कहा जाए। नेक्स्ट, शिवम, Vande Mataram to Sanjay sir. Recently Yogi ji said we have to know our friends and enemies and learn to differentiate. बिल्कुल सही बात है, शत्रु बोध और स्वयं बोध दोनों आवश्यक है। Can JD team try inviting Yogi ji for JD summit instead of Sudhanshu Trivedi ji? Very difficult for us भाई, योगी जी का प्रोग्राम इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। Your words are more dharmic than BJP spokespersons. Now Goyal ji's biggest collection of duffers, 100% on BJP RSS now. क्या कहें, ये तो आपकी टिप्पणी है, कोई कमेंट आप लोग करेंगे इस पे? ये कौन से गोयल जी? पीयूष गोयल जी की बात कर रहे हैं? सीताराम गोयल। और सीताराम, अरे सीताराम गोयल को कौन जानता है बीजेपी में? सीताराम गोयल की लेवल का सीताराम गोयल को अपना शत्रु मानते हो। सीताराम गोयल वाली चेतना बीजेपी में किसी के पास नहीं है। ये लोग दूर दूर, सीताराम गोयल और रामस्वरूप जी को बीजेपी वाले उनके पैर की धूल नहीं है। ये क्या जाने क्या वो लोग ऋषि थे, बहुत बड़े लोग थे वो। Akshay Patil sir, why nobody had the courage to put a proper stamp and sign on this letter on Kangana? It is no different from how letters from Kejriwal were being shown in the press while he was in jail. ओंकार जी, ये वही बात है। ज्यादा अगर हो जाए तो चुपचाप कह दो, तो हमारा ही नहीं। नहीं, मतलब लोगों के आप रिएक्शन देख लीजिए और गुस्सा देख लीजिए क्या है, और ये चीजें समझनी पड़ेंगी बीजेपी नेतृत्व को। बहुत सारे मुद्दों पर आप खामोश भी तो रह सकते हैं। अगर आपको अपच की समस्या हो रही है किसी के बयान से, तो ये कोई ऐसा बयान तो था नहीं कि जिससे कोई। और दूसरी बात, आजकल तो अगर अखिलेश जी और राहुल जी कुछ भी कहें तो उसकी प्रतिक्रिया देनी जरूरी है, और आधी से ज्यादा प्रतिक्रियाएं ये हो रही हैं कि तुरंत यू-टर्न कर जाते हैं, जो वो चाहते हैं वैसा कर देते हैं। वो
एक्चुअल में क्या है कि जो मैंने कहा कि आप जीत करके भी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके भी, और अब तक 3 देशों की यात्रा करने के बाद भी अगर आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आपने तीसरी बार शपथ ले ली है प्रधानमंत्री की, और जैसा ये कह रहे हैं आप वैसा ही मान रहे हैं कि आप हार गए हैं और ये जीत गए हैं, तब उसका क्या इलाज है संजय जी? कोई इलाज नहीं है। आपको अपने भीतर ये कॉन्फिडेंट पैदा करने के लिए कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, जैसे आपने ताकि चुनाव के पहले कहा था वही करना बिल्कुल, पड़ेगा। तो देश में एक मैसेज देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में भी मैसेज देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और ये बताने के लिए कि ये वैसी ही सरकार है जैसी 2014 और 2019 में बनी थी। आप कड़े कदम उठाइए, तब जाकर के मैसेज भेज पाएंगे लोगों में। Next, Diwakar Pandey, whatever Modi is BJP fed up with having power at center. Whatever Modi said in speech came out as talking only. Totally confused. Why Nadda is still there? Is he having CD of someone? लीजिए। नो 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 नो। अरे भाई, मुझे लगता है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव निपटने तक नया अध्यक्ष नहीं आएगा। अरे महाराष्ट्र साहब, के उसके बाद दिल्ली का आ जाएगा चुनाव, फिर उसके बाद फिर नहीं, बिहार का आ जाएगा महाराष्ट्र चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र फिर महाराष्ट्र महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे देखने के बाद फैसला होगा। जो मेरी जानकारी है, देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। अगर वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है महाराष्ट्र में कि देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष, वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वो वहां रहेंगे। अगर वहां पर बहुमत नहीं मिला तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। Why is BJP surrendering to caste census? BJP must say that BJP will include caste census and Ghuspetia census also in general census. Opposition will die. मैं तो भविष्यवाणी कर सकता हूं कि महीने भर के अंदर ये जातीय जनगणना अनाउंस कर देंगे। बोलिए बीरेन जी, ओंकार जी। मैं सहमत नहीं हूं साहब। अगर ये ऐसा करेंगे तो एक और ब्लंडर करेंगे। आजकल तो वैसे सीजन ही ब्लंडर्स का चल रहा है। बीजेपी का जो स्टैंड है यूपी में बड़ा एम्बिवेलेंट है। ये लोग जो है कभी केशव मौर्य बोलते हैं, कभी कोई बोलता है, और बिहार में तो उन्होंने सरेंडर कर ही दिया है। वो तो साथी हैं पूरे कास्ट सेंसस के, और यूपी में बच बच के रहते हैं, कहते हैं नहीं हम चाहेंगे हो जाए। केशव मौर्य के बयान आपने देखे ही होंगे, इस साल लगातार बोले हैं साल के शुरू में। तो इस समय बीजेपी अब तक कैटेगोरिकल स्टैंड तो लिया नहीं है कि वी आर अगेंस्ट कास्ट सेंसस, बल्कि वो ये कहते हैं कि आपने कर्नाटक में क्यों नहीं किया, ये कहते हैं वो, तेलंगाना में क्यों नहीं किया। तो बीजेपी का स्टैंड इस बारे में बड़ा गोलमोल है, वो इससे बच रहे हैं अभी तो। और वीरेंद्र जी, बीजेपी के किसी एक बड़े नेता ने ये कहा है कि 2 महीने इंतजार कर लो। जो संजय जी कह रहे हैं वो गिरिराज सच सिंह ने कहा भी, ना कि भाई समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। वो सच भी हो सकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर में ये अपने नीतिगत फैसले वापस ले रहे हैं, तो ये कुछ भी कर प्रेशर सकते हैं। क्यों मानते हैं इसको? अब जब 2013 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हो चुकी है और कांग्रेस ने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया कि गांव की सेंसस पंचायत राज विभाग करेगा और शहर की सेंसस जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट करेगा। जब और आज तक डाटा उसका टेबुलेट होकर बाहर नहीं आ पाया। मोदी गवर्नमेंट की सारी वेलफेयर योजनाएं उसी सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के आधार पे चल रही हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है। तो ये इन्होंने प्रेशर अपने ऊपर बनने क्यों दिया? क्या कौन सा गुनाह आपने किया भाई? आप तो उसी के अनुसार पहले ही काम कर रहे हैं जो सेंसस हो चुकी है। और ये इन पे आरोप भी लगा था कांग्रेस के ऊपर कि आपने कास्ट सेंसस के मामले को उलझाने के लिए शहर और गांव में एक आपने जानबूझ के बंटवारा कर दिया, उसको 2 मंत्रालय में बांट दिया, कृषि मंत्रालय में और ये आवास मंत्रालय में, नगर एवं आवास मंत्रालय में। ये तो आपने देखा होगा जी।
सामान्य भारतीय, मोदी जी को एफएम बना देना चाहिए पीएम की जगह, इकोनॉमिस्ट। मोटिवेशन पोल। 5 साल सरकार बनी रह पाएगी क्या सर? सर हमें तो कोई उसमें आशंका थी नहीं। मुझे लगता है बीजेपी में कई लोगों को आशंका होगी जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। सर ये खबर लगातार चलवाई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू के जरिए अमेरिका नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने में जुटा हुआ है। ये आपके सेकुलर ग्रुप्स में ये खबर खूब लोकप्रिय हो रही है। नहीं, सरकार तो कहीं नहीं जा रही है, 5 साल चलेगी। सरकार कहीं नहीं जा रही, लेकिन फिर भी ये माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, वो सब ठीक है। योगी जी 2 कदम आगे चलते हैं, भाजपा 3 कदम पीछे। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में भाजपा समर्थक विद्रोह कर देंगे कि अभी तुरंत योगी को लेके आओ। अल-कायदा एंटर्ड न्यू 500 मोर पाकिस्तानीज इन इंडिया। ये तो कोई आपकी सूचना होगी, हमारे पास नहीं है ऐसी सूचना। ये लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट बहुत सॉफ्ट है नूह को लेकर के। हाँ, ये अपने आप ये देखिए कि ये जो पहलवानों के मामला देख लीजिए, चाहे आप किसानों का मामला देख लीजिए, इनमें से एक वोट नहीं मिल रहा है इनको, लेकिन ये रोज बिछते हैं इनके सामने। कल्पित शर्मा, क्या बीजेपी बड़े डिसीजन लेने से डर रही है? बीजेपी इन सेंटर लुक्स लाइक कांग्रेस, बीजेपी इन यूपी एंड असम लुक्स लाइक ओरिजिनल बीजेपी। क्या सेंटर बीजेपी अपने वोटर के मूड नहीं समझती? जी सर, ये जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले हैं, तो शर्मा जी को कहिए अभी उसी पे भरोसा रखें कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने 100 दिन की लिमिट दी गई है, 100 दिन 17 सितंबर को पूरे होंगे। चलिए देख लेते हैं। नहीं, एक देखिए कुछ चीजों को हमें भी भूलना भी नहीं चाहिए। वक्फ पर तो आ ही गया ना, वो जेपीसी को चला ही गया ना। अगले शीतकालीन सत्र में उसको पास भी करा लिया जाएगा। तो कुछ तो शुरुआत की है उन्होंने, की है। लेकिन जो बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने इलेक्शन टाइम पे, उस पर भी कुछ एक्शन हो जाता तो वाकई। और जहां तक वक्त वाली बात है तो हाँ बड़ी बात है, नो डाउट, और उसमें हमें संदेह भी नहीं है ज्यादा, वो होगा, पास होना चाहिए। आइए, बांग्लादेश में भी लोगों को उम्मीद है सर, बांग्लादेश में भी कुछ होना चाहिए, सरकार की ओर से कुछ कड़ा एक संदेश देखिए ये तो अभी तो मानसून चल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के लिए, सबको अपने पीछे खड़ा करने के लिए। बांग्लादेश के बदमाशी ज्यादा करें तो कुछ एक्शन कर देना छोटा मोटा भी, तो पूरा माहौल बदल जाएगा। अरे चटगांव का नेवल ब्लॉकेड हो जाए, उसी में इनका दिमाग सही हो जाएगा। अरे ये चिकन नेक कर रहे हैं ना, उनकी 2-2 चिकन नेक है, वो मैं बता चुका हूँ कई बार अपने प्रोग्राम्स में। हाँ, दोनों चिकन नेक। हाँ, और रंगपुर डिस्ट्रिक्ट वो चिकन नेक है इधर, उसमें प्लस उधर वो चिटगांव जो है वो भी चिकन नेक ही है, दोनों चिकन नेक्स हैं उनकी। तो आइए आज के प्रोग्राम को, आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी का विशेष धन्यवाद, आज मेरे विशेष आग्रह पर वो आए हैं। और वीरेंद्र जी को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।